दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2035 तक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, आईटी, बैंकिंग, ऑटो या फिर एक ऐसा सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं दिखता है, केमिकल सेक्टर। तीन स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन कि केमिकल सेक्टर में ऐसा क्या खास है। देखिए, इंडिया जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो या स्पेशलिटी केमिकल्स की बढ़ती हुई डिमांड हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती हुई डिमांड हो, टायर्स हो, प्लास्टिक्स हो, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, यू नेम इट यू हैव इट। ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से केमिकल्स की जरूरत पड़ रही है। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अगर अगले 10 साल में ओवरऑल इंडिया को ग्रो करना है तो केमिकल कंपनीज भी कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक केमिकल कंपनी विनर ही बनेगी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि कंपनी की एनालिसिस करते समय बिजनेस को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहली जो कंपनी है वो है पीसीबीएल लिमिटेड, यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड हुआ करती थी। अब किस ग्रुप से ये बिलोंग करती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ग्रुप हो गया या अदानी ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंडर में कई सारे कंपनीज होती हैं, राइट। कुछ कंपनी केमिकल सेक्टर के लिए काम कर रही होती है, कुछ कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए कर रही होती है, कुछ कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम कर रही होती है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे देखिए तो रबर ब्लैक एंड स्पेशलिटी ब्लैक्स के सेगमेंट में भारत में सबसे बड़ी और वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आती है अपने बिजनेस सेगमेंट में। तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि जब भी हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं कि किस बिजनेस में, उस बिजनेस में अगले 10-15 सालों 20 सालों के लिए क्या स्कोप है ग्रोथ का, विजिबिलिटी क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल पैरामीटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो पीसीबीएल का रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 5% का है। आरओसी यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 7.5% का, हालांकि डिविडेंड यील्ड 1.84% के आसपास है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.25 है, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है पीसीबीएल लिमिटेड का। पेट्रोस्की स्कोर 4 का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों की 13% के आसपास रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 59-60 के आसपास देखने को मिल रहा है और पीजी रेशियो यहाँ पे -2.76 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जनरली हम जब रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, तो ये देखते हैं कि अपने इक्विटीज़ पे रिटर्न्स कैसे जनरेट कर रही है, जो कैपिटल डिप्लॉय कर रही है मार्केट में उस पर कैसे रिटर्न्स जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही। इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखते हैं कि भाई अर्निंग्स जो है पर शेयर करंट प्राइस के मामले में वो क्या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है। तो जनरली हम देखते हैं कि 15, 20, 25, 30 के ऊपर रहती है तो वो एक तरह से ओवर वैल्यूड होती है। 15 के नीचे रहती है तो वहाँ पे एक तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत अंडर वैल्यूड कैटेगरी हो जाती है। तो ये सब देखना एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स देखें तो 2015 में आप देख सकते हैं 2400 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी पीसीबीएल की, मात्र 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2022 में ये 2400 बढ़ के यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। ये 10 बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40 टाइम्स हो गया, यानी कि 426 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। तो कहाँ 2400 करोड़ में मात्र 10 करोड़ कमा रही थी, कहाँ 4600 करोड़ में यहाँ पे 426 करोड़ कमाने लग गई कंपनी। अब 2022 के बाद से अगर हम 2026 का डाटा देखें तो ये जस्ट बढ़ के यहाँ पे 2022 के बाद से डबल हो गया है सेल्स एंड ये घट के हो गया 198। तो क्या ये रीजन तो नहीं है शेयर प्राइस में गिरावट का? तो शेयर प्राइस दो तरीकों से गिरते हैं, हमने देखा है, राइट। फंडामेंटल्स वीक हो गए या सेल्स कम हो गई तो शेयर प्राइस गिर जाते हैं, और कुछ रसिया ये सब आ गए, इधर उधर की बातें करने लगे तो शेयर प्राइस गिर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे शेयर प्राइस गिरे हैं नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से कितना % की गिरावट है ये भी कमेंट करिए। यहाँ पे पीसीबीएल में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखिए 51% के आसपास जून 2023 में यहाँ पे प्रमोटर्स थे, पब्लिक 31% के आसपास थी और करीब करीब 16% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। इसमें लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2026 में करीब 53% के आसपास प्रमोटर्स थे, 29% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे अभी भी 16-17% के आसपास प्रमोटर्स नहीं, यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईज बने हुए हैं।
तो ये इंस्टीट्यूशंस है, राइट। अब शेयर प्राइस गिरे हैं पर फिर भी ये हैं, तो क्या खास बात है जो कि ये बने हुए हैं। शेयर प्राइस गिरे हैं फिर भी इन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, तो क्या खास बात है, शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कम हुई है। ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड यानी कि HSCL लिमिटेड। कोल tar पिच हो गया, नंबर 1 है, कार्बन ब्लैक में नंबर 3 है भारत में। फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड 0.11 है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.16 है। पेट्रोस की स्कोर 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 10% के आसपास रही। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 47 के आसपास देखने को मिला। तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे 52 है एंड 47 के आसपास इसका पी है। पीजी रेशियो यहाँ पे 1 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स देखें यहाँ पे 2015 में HSCL का 1400 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ करता था। कंपनी लॉस में थी 2 साल, 2016 में भी लॉस में थी। 2017 में 1300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स एंड 82 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद देखिए सेल्स बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, लेकिन फिर से यहाँ पे सेल्स डिग्रेड हुए। 2022 में 2791 करोड़ का सेल्स था एंड मात्र 39 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 4900 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स है एंड करीब करीब 804 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी कभी सेल्स उसका बढ़ जाता है, कभी सेल्स गिर जाता है, कभी सेल्स बढ़ जाता है, कभी सेल्स गिर जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स 45% के आसपास थे, 50% यहाँ पे पब्लिक थी और मात्र 5% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं जून 2026 में 53% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 38% यहाँ पे पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे 10-11% के आसपास हो चुके हैं हमारे FIs एंड DIs। तो प्राइसेस अगर गिर भी रहे थे तो FIs एंड DIs वापस क्यों आ रहे थे, या प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं और वो आ रहे हैं तो क्या कोई देर हो चुकी है। तो ये सब बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तीसरी कंपनी यहाँ पे नौसिल लिमिटेड। नौसिल लिमिटेड आप देखिए तो क्या मैन्युफैक्चर करती है, रबर केमिकल्स, जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं टायर इंडस्ट्री में। तो PCBL हो गया, HSCL हो गया, टायर इंडस्ट्री हो गई, कहीं ना कहीं से कनेक्ट चीज़ें होती है, राइट। कि टायर की अगर डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में डिमांड बढ़ेगी जब टायर्स की, तो क्या इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हमें चीज़ें सोचनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर अरविंद बफतलाल ग्रुप की एक पर्टिकुलर कंपनी है। इसके साथ ही साथ नौसिल के अगर फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 4%। देखिए 40% यहाँ पे निकल रहा है, बट 40 नहीं है, 4%, मात्र 4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डिविडेंड यील्ड 0.90% के आसपास है। डेट है ही नहीं बिल्कुल कंपनी के पास। पेट्रोस की स्कोर 5 का है। 7 साल में सेल्स ग्रोथ मात्र 3% की रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 के आसपास है। पीजी रेशियो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है कंपनी के पास, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वीकर साइड में है। अब ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या FIs एंड DIs बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2015 में करीब 700 करोड़ का सेल्स था, 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2020 में 846 करोड़ का सेल्स, लेकिन ये बढ़ के हो गया 131 करोड़। 2023-24 में देखिए तो 1600 करोड़ का सेल्स एंड 149 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। एंड ओवरऑल अगर हम देखें लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो 1300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स दिख रहा है एंड मात्र 56 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो कभी नेट प्रॉफिट जो है 200 करोड़ तक भी पहुँच जाता है, कभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे मात्र 50 करोड़ भी रह जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि साइक्लिकल नेचर कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें तो 33% के आसपास जून 2023 में प्रमोटर्स थे, 56% पब्लिक थी और मात्र 10% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा जो यहाँ पे है नौसिल लिमिटेड का, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए तो मार्च 2026 में 34% के आसपास प्रोमोटर्स है, 54% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे करीब 12-13% के आसपास हो चुके हैं FIs एंड DIs। तो यहाँ पे देखिए दो जो प्रमोटर्स हैं वो बने हुए हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे
पब्लिक कम हुई है एंड एफआईआईज एंड डीआईज ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जब कंपनियों के एनालिसिस करते थे कि यही 3 कंपनियां नहीं है, ये 3 कंपनियां तो हमने एग्जांपल के तौर पे, जब आप केमिकल कंपनियों के एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस देखिए, बिजनेस के साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर उनका एक्सपोर्ट कैसा रह रहा है एंड जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज होते हैं एंड ग्लोबल डिमांड इम्पैक्ट होता है, तब कैसे उनकी सेल्स इम्पैक्ट होती है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तब जाके हमें समझ में आता है कि क्या एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या मार्जिन्स सस्टेनेबल हैं या नहीं, एंड क्या बिजनेस साइक्लिकल है या नहीं। क्योंकि साइक्लिकल जब होता है तो क्या होता है, 2-3 साल के लिए सेल्स बढ़ती रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगा, फिर अगले 2-3-4 साल के लिए सब नीचे की तरफ हो जाएगा, प्राइसेस भी नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो साइक्लिकल नेचर भी समझना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट कि बिजनेस को समझना। ठीक है, तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 2035 के लिए, तो जस्ट शेयर प्राइस मत देखिए, आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। ये नहीं कि कंपनी किसी साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो अगले साल में 20 करोड़ का, फिर उसके अगले साल में 150 करोड़ का, फिर उसके अगले साल में 30 करोड़ का। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। आरओसीई लेवल्स देखिए, डेट लेवल्स देखिए, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखिए कि कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या नहीं, मैनेजमेंट के लेवल पे एग्जीक्यूशंस देखिए, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन क्या है हो रहा है ये आप देखिए, एंड इसके साथ ही साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डिमांड विजिबिलिटी को भी स्टडी करिए। केमिकल सेक्टर डेफिनेटली भारत की ओवरऑल ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है, लेकिन नॉसिल हो गया, पीसीबीएल, एचएससीएल, ऐसे स्टॉक्स को ब्लाइंडली सेलेक्ट करने से अच्छा है उनके बिजनेसेस, वैल्यूएशंस एंड रिस्क को समझा जाए एंड देन डिसीजन मेकिंग की जाए। आपके हिसाब से कौन सा केमिकल स्टॉक प्रॉमिसिंग दिख रहा है नेक्स्ट 2035 के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।